नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती मीना प्रसाद, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, आज आपके समक्ष एक व्याख्यान हेतु उपस्थित हुई हूँ। मेरा शीर्षक है पेरेटो का सामाजिक अनुकूलतम सिद्धांत। बच्चों, इसके पहले मेरा एक व्याख्यान है जो पीगू पर आधारित था। पेरेटो द्वारा पीगू के विचारों की आलोचना भी की गई है। पेरेटो इटली के अर्थशास्त्री थे और उन्होंने पीगू के कल्याणवादी विचारों की निम्नलिखित आलोचना की है, जिसको मैं बिंदुवार आपके समक्ष रख रही हूँ। जिसमें है फर्स्ट, उपयोगिता की माप असंभव है। प्रोफेसर पीगू का मत था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, लेकिन पेरेटो का मत है कि उपयोगिता को अनुभव कर सकते हैं, उसका संख्या में माप संभव नहीं है। पेरेटो ने दूसरी आलोचना की है कि नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र है। पेरेटो का मत है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र का नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। इनकी तीसरी आलोचना क्रमवाचक है। जैसा कि आप जानते हो, पीगू का मत था कि उपयोगिता गणनावाचक विचार है, लेकिन पेरेटो ने उसे क्रमवाचक कहा। और चौथा पॉइंट है अंतःवैयक्तिक तुलना संभव नहीं है, ऐसा पेरेटो का विचार है। पांचवा पॉइंट है अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में संबंध। पीगू ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उत्पादन, विनिमय, वितरण को महत्व दिया, जबकि पेरेटो ने केवल उत्पादन और वितरण को ही शामिल किया है। तो इस तरह से पेरेटो ने पीगू के कुछ विचारों की आलोचना की है, जो मैंने आपके सामने रखी है। अब हम देखेंगे कि पेरेटो अनुकूलतम सिद्धांत क्या है। पेरेटो को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का एक वस्तुपरक सिद्धांत या कसौटी का निर्माण किया है, जिसको विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे पेरेटियन अनुकूलतम, पेरेटो का सामाजिक अनुकूलतम आदि। पेरेटो के अनुकूलतम सिद्धांत को जानने के लिए पेरेटो ने कुछ मान्यताएं भी दी हैं। उन मान्यताओं को मैं बिंदुवार आपके समक्ष रख रही हूँ, जिसमें फर्स्ट बिंदु है प्रत्येक उपभोक्ता अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है। दूसरा है प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य कम लागत में अपनी वस्तु के उत्पादन को अधिकतम करना होता है, ताकि उसे लाभ प्राप्त हो सके। और तीसरा है उपयोगिता का विचार क्रमवाचक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीगू का विचार गणनावाचक था, परंतु पेरेटो का विचार क्रमवाचक है। और उन्होंने कहा सभी वस्तुएं विभाज्य होती हैं। प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में सभी उत्पादन साधनों का प्रयोग किया जाता है और उत्पादन के सभी साधन गतिशील होते हैं। ये पेरेटो के अनुकूलतम सिद्धांत की मान्यताएं रही हैं। अब हम देखेंगे पेरेटो का विचार क्या था। सामाजिक अनुकूलतम के संबंध में उन्होंने कहा आर्थिक कल्याण की दृष्टि से एक परिवर्तन को वांछनीय या सुधारात्मक तभी कहा जा सकता है जबकि वह परिवर्तन बिना किसी को हानि पहुंचाए कम से कम एक व्यक्ति की स्थिति को बेहतर बनाता है। ये पेरेटो का विचार था। बामोल ने भी पेरेटो के इस मानदंड की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कोई भी परिवर्तन जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता किंतु कुछ लोगों की स्थिति को पहले से अच्छी बना देता है, आवश्यक रूप से सुधार समझा जाना चाहिए। तो ये था अनुकूलतम के संबंध में पेरेटो और प्रोफेसर बामोल के विचार। पेरेटो ने अपने उक्त विचार को समझाने के लिए तटस्थता वक्रों का सहारा लिया। बच्चों, तटस्थता वक्र पहले के यूनिटों में
आप पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर तटस्थता वक्र के बारे में आपको सोचना होगा। पैरेटो के अनुसार तटस्थता वक्र के अंतर्गत अनुकूलतम कल्याण की स्थिति वह होती है जहां से किसी भी व्यक्ति को उच्च उदासीनता वक्र पर ले जाना तब तक संभव नहीं है जब तक कि किसी दूसरे व्यक्ति को नीचे की उदासीनता वक्र पर ना पहुंचाया जाए। पैरेटो ने अपने इन सब बातों को एक रेखा चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया है। चूंकि मेरे इस रेखा चित्र को मैंने एक अपने छोटे से बोर्ड में प्रस्तुत किया है। इस बोर्ड पर बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जिसकी मैं व्याख्या कर रही हूँ। रेखा चित्र आपके समक्ष उपस्थित है। मान लीजिए समाज में केवल दो ही व्यक्ति हैं, ए तथा बी। चित्र में ए की क्रमवाचक उपयोगिता को एक्स अक्ष पर और बी की उपयोगिता को वाई अक्ष पर दिखाया गया है। रेखा चित्र में ध्यान दीजिएगा, एल एम उपयोगिता संभाव्य वक्र है। यह वक्र ए और बी के विभिन्न संयोगों को बतलाता है। एल एम के नीचे एक बिंदु P है। P बिंदु से F बिंदु पर चलन होने पर A व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि होगा, जबकि B की स्थिति ज्यों क्यों त्यों बनी रहेगी। यह स्थिति सामाजिक कल्याण में वृद्धि या सुधार माना जाएगा पैरेटो के अनुसार। ठीक इसी प्रकार से बिंदु P से E पर चलन B व्यक्ति की स्थिति में सुधार को बतलाता है, जबकि A व्यक्ति की स्थिति ज्यों क्यों त्यों बनी हुई है। परंतु P बिंदु से G बिंदु पर चलन होने पर दोनों व्यक्तियों A तथा B की आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इस प्रकार स्पष्ट है। देखिए, RPT त्रिभुज के अंदर कोई भी चलन कल्याण में वृद्धि को बताती है, जबकि बाहर का चलन कोई सुधार नहीं है। ये तो था रेखा चित्र द्वारा पैरेटो के विचारों का स्पष्टीकरण। पैरेटो ने कुछ अनुकूलतम दशाएं भी दी हुई हैं। वो पैरेटियन अनुकूलतम दशाओं के नाम से जाना जाता है। इन सभी दशाओं की चर्चा मैं बिंदुवार आपके समक्ष स्पष्ट कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट बिंदु है वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन की दशा। वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन की दशा, इसका संबंध उपभोक्ताओं से है। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसके लिए आवश्यक है कि किन्हीं दो उपभोक्ताओं की दो वस्तुओं में सीमांत दर समान होनी चाहिए। इसको एक उदाहरण के द्वारा भी आपको स्पष्ट कर रही हूं। मान लीजिए A और B दो उपभोक्ता हैं। वे X तथा Y दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं और दोनों वस्तुओं की कीमत दी हुई होने पर उपभोक्ता A अपनी संतुष्टि उस समय अधिकतम करेगा जबकि वह दोनों वस्तुओं को खरीद रहा है। इसी प्रकार उपभोक्ता B भी अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा। तो ये आपका पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु साधनों का अनुकूलतम आवंटन। साधन है, साधन का संबंध उत्पादक से है और प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसके लिए आवश्यक है कि दो साधन जैसे श्रम और पूंजी दोनों के मध्य तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर
समान होनी चाहिए। ये तो था दूसरा बिंदु। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, विशिष्टता के अनुकूलतम अंश की दशा। इसका संबंध उत्पादक से है और प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादित दो वस्तुओं के रूपांतरण की सीमांत दर को उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर बनाता है। इसको एक उदाहरण से भी मान लीजिए, दो उत्पादन वस्तुएं A तथा B हैं और X तथा Y का उत्पादन करती हैं, तो विशिष्टता अंश को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा कि A वस्तु की तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर बराबर हो B वस्तु की तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर से। ये होगा अनुकूलतम अंश। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, साधन वस्तु संबंध की अनुकूलतम दशा। साधन वस्तु संबंध की अनुकूलतम दशा, इसके अनुसार किसी एक वस्तु का उत्पादन करने वाली दो फर्मों के बीच किसी साधन की सीमांत भौतिक उत्पादकता आपस में बराबर होती है। इनकी पांचवा बिंदु है, उत्पादन की अनुकूलतम दिशा। यह बताती है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न वस्तुओं का कितनी कितनी मात्राओं में उत्पादन किया जाए तथा साधनों का अनुकूलतम आवंटन कैसे हो। छठवां पॉइंट है, साधन के समय के अनुकूलतम आवंटन की दशा। साधन के समय के अनुकूलतम आवंटन की दशा, इसका संबंध श्रमिक से है। श्रमिक अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए श्रम के बदले प्राप्त आय तथा अवकाश के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर को मजदूरी की दर के समान बनाता है। और सातवां बिंदु है, पूंजी की अंतःकालीन अनुकूलतम वितरण की दशा। इसका संबंध प्रत्येक बचतकर्ता से है और बचतकर्ता वर्तमान पूंजी तथा भावी पूंजी के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर को अपनी ब्याज की दर के बराबर करने का प्रयत्न करता है। तो ये था अनुकूलतम दशाएं, जो 7 बिंदुओं में था, मैंने आपके समक्ष रखा है। अब पेरेटो के विचार की भी आलोचना की गई है और वो आलोचनाएं क्या है वो मैं आपके समक्ष बिंदुवार रख रही हूँ। आलोचक कहते हैं कि पेरेटो का मानदंड नैतिक निर्णयों से स्वतंत्र नहीं है। और दूसरी आलोचना करते हैं, पेरेटो के मानदंड की सीमित व्यवहारिकता है। हिग्स, काल्डोर, साइटोवस्की आदि अर्थशास्त्रियों का विचार है कि ऐसी बहुत कम आर्थिक नीतियां होंगी जिससे समाज के कुछ व्यक्तियों को हानि पहुंचाए दूसरे को लाभ प्राप्त हो। और तीसरा आलोचना है, पेरेटो के अनुकूलतम बिंदु की अनिश्चितता। पेरेटो का मानदंड अनुकूलतम बिंदुओं का पथ बतलाता है, जो कि हम रेखा चित्र में देख चुके हैं, लेकिन इनमें से कौन सा बिंदु सर्वोत्तम है यह स्पष्ट नहीं करता, ऐसा आलोचक कहते हैं। चौथी आलोचना है, वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता असंभव है। पेरेटो ने अपने सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता को महत्व दिया है। आलोचक कहते हैं कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं पाया जाता। वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता
एकाधिकार, अल्पाधिकार आदि की स्थिति होती है। और पांचवी आलोचना है धन की असमानता। आलोचक कहते हैं कि पेरेटो समाज में व्याप्त आय तथा धन की असमानता की समस्या पर अपना कोई विचार नहीं रखते। उपरोक्त कमियां आपके समक्ष मैंने रखी, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी पेरेटो का आर्थिक साहित्य में विशेष महत्व है, क्योंकि वे ही प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने उपयोगिता की माप के लिए संख्यात्मक माप के बदले क्रमवाची विचार प्रस्तुत किया था। तो बच्चों, ये था पेरेटो का अनुकूलतम सिद्धांत, जिसकी मान्यताएं, विचार, आलोचनाएं, रेखाचित्र मैं आपके समक्ष प्रस्तुत की। पेरेटो के अनुकूलतम सिद्धांत के संबंध में दो प्रश्न भी हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पेरेटो के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, और दूसरा प्रश्न है पेरेटो के अनुकूलतम की मुख्य दशाओं को समझाइए। आशा है कि आपको मेरे इस व्याख्यान से अपने अध्ययन में सुविधा अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।